नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले मैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक अपने जो YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेहतर से बेहतर जो जानकारी है आप तक पहुंचती रहे। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यानी केमिस्ट्री में हम आज डिस्कस करेंगे कि हम केमिस्ट्री को कहाँ से याद करें, किस प्रकार याद करें। तो अक्सर देखा गया है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्हें केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है और वो बड़ी एक बोझ रूप में केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, यानी केमिस्ट्री को एक वो बोझ समझते हैं और उन्हें वो बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो इसलिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वह ग्रेजुएशन में आकर के केमिस्ट्री को एक छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि केमिस्ट्री का कोई महत्व नहीं है, केमिस्ट्री हमें अभी तक समझ में नहीं आई तो शायद अब हमारी समझ में नहीं आएगी। तो यदि आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो आपको केमिस्ट्री बहुत ही ईजी लगेगी और आप उसे पूरे मन से पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगी। वैसे अक्सर देखा जाए तो कोई भी जो सब्जेक्ट है वह टफ नहीं होता है, बस हमारी जो साइकोलॉजी है, हमने अगर किसी चीज़ को कठिन मान लिया तो वह उसके लिए कठिन है। यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें वह हासिल नहीं हो सकता। यदि हम अपने हाथ में हाथ रखे बैठे रहेंगे तो हमें किसी भी जो चीज़ की किसी भी जो हमने सोच रखी है, जो हमने सपने देखे हैं, वह हम सपनों को साकार नहीं कर सकते। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री को कहाँ से शुरू करें, किस प्रकार याद करें। तो केमिस्ट्री में हम देखें तो मोस्टली केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस हैं। हम बात करें पहली जो हमारी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करें, ये केमिस्ट्री का बेस है, यानी आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अन्य केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनके बारे में स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आना चाहिए, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेस क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यदि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर नहीं है तो हम केमिस्ट्री अन्य ब्रांचेस को नहीं समझ सकते। हम जैसे डिस्कस करें, जैसे हमें इंग्लिश सब्जेक्ट को लिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में हमें रीडिंग करनी है या मान लो किसी बच्चे को पढ़ाना है, उसे हम एनिमल्स के नेम या वेजिटेबल्स नेम या जो आपके मंथ नेम्स उसको याद कराने हैं, लर्न कराने हैं, तो उसे सबसे पहले उसे इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट है ABCD उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि हम उसको ABCD नहीं सिखाते हैं, डायरेक्ट उससे हम उसको मीनिंग लर्न करने के लिए कहें तो वह मीनिंग याद नहीं कर सकता, यानी वह उसे हम कितना भी प्रयास करेंगे तो वह मीनिंग को याद नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से हमारी अन्य जो केमिस्ट्री की ब्रांच हैं उनमें सहायक होगी। तो हम देखते हैं
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको कई ऐसे पोर्शन हैं कि जिनको आप समझेंगे तभी आप केमिस्ट्री की जो भाषा है, केमिस्ट्री का जो ज्ञान है, उसे समझ पाएंगे। तो हम देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमें कहाँ से प्रारंभ करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका पहला पोर्शन है वह है नेम ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व हैं हमारे, तत्वों का सामान्य परिचय। यानी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट। जो हमारी मेमोरी की आवर्साड़ी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स के नेम हमें अबाउट लगभग हमें उन तत्वों के बारे में मतलब कुछ पॉइंट हैं वो हमें याद होने चाहिए। तो हमें सबसे पहले जो आपकी पीरियडिक टेबल है उसके कम से कम 30 एलिमेंट्स यानी 30 एलिमेंट हैं, कम से कम 30 एलिमेंट्स जो शुरू के स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स हमें लर्न होने चाहिए। यानी जैसे हम बात करें शुरू के 30 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इस तरह से हमें लगभग 30 एलिमेंट्स सबसे पहले याद होने चाहिए। इसके बाद हमें 30 एलिमेंट याद हो जाते तो 30 एलिमेंट्स में भी हमें उनके एटॉमिक नंबर यानी जो हमारे एलिमेंट हैं उनका परमाणु क्रमांक प्लस द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। यानी स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स, उन 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हमें जो मेमोरी की जो पीरियडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यानी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बना वो हमारा क्या है कि जो हमारे जितने भी क्या कहते हैं एलिमेंट हैं उनको किस तरह से पीरियडिक टेबल में व्यवस्थित किया गया है तो उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी जो मेंडलीफ हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी तथा जो हमारी मॉडर्न यानी आधुनिक
मॉडर्न पीरियडिक टेबल और मेंडलीव पीरियडिक टेबल है, उन दोनों की हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। यानी जैसे हम बात करें मेंडलीव की जो आवर्त है, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं तो उनको उनके एटॉमिक में जो मास है उसके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। यानी मेंडलीव ने बताया, मेंडलीव का जो आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं, यानी भौतिक और रासायनिक गुण हैं, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी किसी पीरियड में हम बाएं से दाएं जाएं तो एक निश्चित समय बाद वह अपने जो प्रॉपर्टी हैं, अपने गुण हैं, उनकी पुनरावृत्ति करते हैं, तो इसी को कहते हैं आवर्तता कहते हैं। तो यानी मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनके भौतिक जो परमाणु भार हैं उनके आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है, जब जो वैज्ञानिक थे मोज़ले, कौन से साइंटिस्ट थे? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मोज़ले। तो मोज़ले ने क्या किया, इन्होंने जो हमारा एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक की खोज की और उसके बाद जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें बहुत सारी कमियां थी, उनका संशोधन किया और उन संशोधन के बाद उन्होंने जितने भी एलिमेंट थे उनको एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया और उन्होंने बताया कि जो तत्व हैं उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो इसके बाद हमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये पता चला, तो ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, यानी हम बात करें मॉडर्न पीरियडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमें प्रत्येक जो वर्ग है, यानी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको कई क्षैतिज पंक्तियों में और जो खड़े कॉलमों में विभाजित किया गया। तो उसमें जो खड़े कॉलम हैं उन्हें वर्ग कहते हैं और लेटे हुए क्षैतिज पंक्तियाँ हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में जो कुछ विशेष तत्व रखे गए हैं, तो उन किस वर्ग में कौन से तत्व रखे गए हैं इनकी हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। हम जैसे बात करें तो जैसे पहला हमारा जो वर्ग है उसमें हमारी एल्कली मेटल्स, यानी इसमें क्षार धातुएं आती हैं, क्षार धातु। ऐसे हम बात करें सेकंड, तो इसमें हमारी आती हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातु। तो इस तरह से हमारा सेवेंथ ग्रुप है, सेवेंथ ग्रुप में हैलोजन, ऐसे जीरो ग्रुप है, इसमें हमारी नोबल गैसेस यानी अक्रिय गैस हैं। और तो इस तरह से हम बात करें, यानी ये सेवेंथ ए ग्रुप है, इसको हम 17वां ग्रुप कहते हैं। ये जीरो ग्रुप है, इसे 18वां ग्रुप कहते हैं। तो इसमें इनके अलग अलग नाम है कि किस ग्रुप में कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इन्हें पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले क्या बताया कि हमें 30 एलिमेंट्स, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास, उसके बाद फिर हमें इलेक्ट्रॉन जो जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है, और हमें जो पूरी पीरियड टेबल है उसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी का ज्ञान, और आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में जो कौन से तत्व रखे गए उनके क्या उपनाम हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद हमें जो आवर्त सारणी है उसमें एस, पी, डी और एफ, यानी ये 4 ब्लॉक हैं। तो चारों ब्लॉक में कौन कौन से वर्ग के तत्व रखे गए हैं, जैसे हमारा एस ब्लॉक है,
तो इसमें हमारे फर्स्ट ए, सेकंड ए यानी पहला और दूसरा क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। ऐसे पी है तो पी ब्लॉक में थर्ड ए से लेकर 7th ए प्लस 0 वाले यानी 13 ग्रुप से 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो पी ब्लॉक में रखे हुए हैं। फिर हमारा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में थर्ड बी से लेकर के पहले 7th बी, फिर 8th, फर्स्ट बी और सेकंड बी यानी 3 और थर्ड वर्ग है हमारा। तीसरे वर्ग से लेकर के और पूरे 12 वर्ग तक जो हमारे तत्व हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। इसके बाद हमारे एफ ब्लॉक में आवर्त सारणी में सबसे नीचे क्षैतिज पंक्तियों में दो क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिसे हम लैंकिनाइड, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो इस तरह से हमें आवर्त सारणी में ब्लॉक वाइज जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे यानी आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हमें पता होना चाहिए कि बैलेंसी कैसे ज्ञात करते हैं, संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता करते हैं, और इसके बाद हमारी अगला जो इसमें जो पोर्शन है वो है रासायनिक यौगिकों के नाम। रासायनिक यौगिकों के नाम। अब रासायनिक यौगिकों के नाम में हमें ऐसे तो बहुत सारे रासायनिक यौगिक हैं, लेकिन हम डेली लाइफ में जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो उनके नाम में हम देखेंगे। इसको शॉर्टली सिंपली सबसे पहले कम से कम 4 या 5 जो हमारे अम्ल हैं, अम्लों के नाम। इसी प्रकार हम बात करें ऐसे 5 कम से कम क्षारों के नाम। इसी तरह हमारे 5 जो लवण हैं, साल्ट हैं, लवणों के नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं जैसे खाने का सोडा, धोने का सोडा, ग्लूकोज, चीनी, शुगर। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, उनको कैसे याद करें। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें हाउ कैन लर्न केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक यौगिकों केमिकल हमारे रासायनिक यौगिक हैं उनके नाम कैसे याद करें, तो उसका सिस्टम से मैंने अलग से इसके लिए वीडियो पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। तो उससे आप लर्न कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में यानी पूरी आवर्त सारणी है उसे कैसे ड्रॉ करें, पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाएं, तो उसके लिए भी अलग से एक वीडियो है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसे याद कर सकते हैं। इसी प्रकार संयोजकता को समझने के लिए भी एक नीचे एक वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे देख करके आप संयोजकता निकालना सीख सकते हैं। इसी प्रकार आप तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखें, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बहुत ही सरल ढंग से एक नई स्टाइल से और मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से समझ सकते हैं। हम आगे बात करते हैं
कि जब हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यानी बेसिक रूप से देखा जाए तो इतना याद करेंगे। इसके बाद हम बात करें अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन इसको हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहाँ से शुरू करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने से पहले यानी इसके बारे में हम देखेंगे तो कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन यानी हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार हैं। जैसे बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इन दोनों की डेफिनेशन। फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो किस तरह से क्या होते हैं, ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखें तो इसमें एल्केन इसमें इसके दो पोर्शन हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन तो इनके बारे में पूरी जानकारी, जिसमें आपको कार्बन की नंबरिंग करना, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। तो जैसे C1 को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं, मैथ, एथ, रॉक, ब्यूट, पेंट, एक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। यानी मैथ, एक्ट, रॉक, ब्यूट, पेंट, एक्स, हेप्ट, रॉक, नॉन, डेक। यानी किसी केमिकल फॉर्मूले में ऑर्गेनिक में यानी जो हमारे जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें C1 है, कार्बन एक की संख्या 1 है तो उसका मैथ से नाम शुरू हुआ। ऐसे 2 होने पर एथ, 3 होने पर रॉक, इसी प्रकार ब्यूट, पेंट, एक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो इनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद फिर हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यानी हम बात करें एल्केन, पहले कौन सा है, एल्केन। तो मोस्टली इसमें सिंगल बॉन्ड वाले। एल्कीन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड वाले। एल्काइन की बात करें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन आते हैं। तो इनके बारे में डीपली आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा कि एल्केन क्या होते हैं। तो हमें पहले थोड़ी थोड़ी इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो आप तभी 12th की केमिस्ट्री आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। जब आप ये पूरी सीख जाते हैं तो उसके बाद आता है
IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसमें जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी नॉमेनक्लेचर यानी उनका नामकरण क्या होता है, किस तरह से उनके नाम लिखे जाते हैं, तो वो आपको पढ़ाया जाता है। तो थोड़ी हमें IUPAC की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कैसे सीखेंगे, तो ये सब सिलेबस में 11th के में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आपको इतना सारा ज्ञान होगा तो निश्चित ही आप केमिस्ट्री को फिर कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप धीरे धीरे जो भी रिएक्शंस होती हैं, वाटर फिशन या कन्वर्जन या नेम रिएक्शन या किसी कंपाउंड को बनाने की प्रयोगशाला विधि है या औद्योगिक विधि है या फिर सामान्य विधियाँ हैं, उनको आसानी से लिख सकते हैं और समीकरण भी संतुलित कर सकते हैं। तो ये जो मटेरियल है वो केमिस्ट्री में आपको हेल्पफुल रहेगा और आप इनके माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। अभी देखें और आपको क्या करना है, तो यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये जो भी मैंने बताए ये सबसे इम्पोर्टेंट और मजबूत जो पहलू हैं, तो इनमें आपको अच्छी से अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जब आप इतना सारा आपको पता होगा या इतनी नॉलेज होगी तो निश्चित ही केमिस्ट्री में आप पीछे नहीं रह सकते, आप बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि आपको और क्या आना चाहिए, तो इसके लिए हमें अपनी जो कंपाउंड होते हैं तो वो कितनी स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, तो हमें पदार्थों की ठोस, द्रव, गैस इनकी जानकारी होनी चाहिए। ठोस किन्हें कहते हैं, द्रव किन्हें कहते हैं, गैस किन्हें कहते हैं, ये पदार्थ की अवस्थाएँ, स्टेट ऑफ मैटर है, तो उनकी डेफिनेशन, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं कुछ अलग से इसी में अवस्था परिवर्तन, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंजिंग होना। तो अवस्था परिवर्तन में हम बात करें कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करें जैसे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें आप जब भी बीच में जैसे आप केमिस्ट्री के चैप्टर हैं बहुत सारे, उसमें पदार्थों के जो विधियाँ होती है उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में यानी भौतिक गुणों में क्वथनांक, गलनांक ये बार बार यूज होते हैं कि इस पदार्थ से जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वथनांक क्या होता है, जैसे जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक की डेफिनेशन, हेमांक क्या होता है, हेमांक की परिभाषा, गलनांक क्या होता है, गलनांक की परिभाषा। इसके बाद वाष्पन क्या होता है, वाष्पन की डेफिनेशन, संघनन क्या होता है, संघनन। इसके बाद हम बात करें कि आपका ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन यानी पहला क्या है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, हेमांक का मतलब क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक का मतलब क्या है मेल्टिंग पॉइंट, वाष्पन का वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन।
यानी क्वथनांक, हेमांक, गलनांक, ये जो हमारी जो परिवर्तन है अवस्था की, किस तरह से किसका परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इनके बारे में हमें थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि गलनांक क्या होता है, हेमांक क्या होता है, किसी का फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे जल है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। तो ये छोटी छोटी जो परिभाषाएँ वह आपको आनी चाहिए। इस तरह से आप जो इतने जो मैंने पॉइंट बताए, यदि आप उनको लेकर के आप केमिस्ट्री को लर्न करेंगे या इतना तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री एक बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाएगा, यानी आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आपको निश्चित ही मेरे बताए हुए जो सुझाव हैं आपको पसंद आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो मैं ये पूरी आशा रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे और जो अपनी केमिस्ट्री को किस तरह से मजबूत करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको लर्न करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति बनाएं और धीरे धीरे आप जो केमिस्ट्री में कमज़ोर छात्र हैं वह भी अव्वल दर्जे के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी छात्र हैं वह केमिस्ट्री में वीक होते हैं। बहुत से बच्चे मैथ में स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ केमिस्ट्री में। तो ये जो सजेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिन्हें केमिस्ट्री से डर लगता है, वो केमिस्ट्री को समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे कहाँ से याद करना चाहिए, कहाँ से लर्न करना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं और अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आप तैयारी करें और बोर्ड एग्ज़ाम में जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने शुरू से अपनी प्लानिंग से जो केमिस्ट्री को याद किया है। तो आप जो सिलेबस है, इस सिलेबस जब भी आप कहीं कोचिंग लेते हैं या किसी विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट टीचर है जो आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो उनके जो पढ़ाई केमिस्ट्री है वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी और आपको एक नया अनुभव होगा, नई फीलिंग होगी, आपको पूरा मन लगेगा और केमिस्ट्री बिल्कुल भी आपको बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। यदि आपको कोई अपना अनुभव, अपनी कोई बात कहनी है या किस तरह के आगे और वीडियो लेके आएँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं और वीडियो को और अच्छा सजेस्ट करने के लिए हमें अपनी राय दें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर जानकारी प्रोवाइड करा सकें और आपके सारे सुझाव हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। जय हिंद।